एपिसोड 22। टोंगटियन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। एक पल के बाद वह मुस्कुराया और कहा, एक संप्रदाय के नेता के रूप में मैं संप्रदाय के अनुयायियों पर हमला कैसे कर सकता हूँ? और मैंने कहा है कि मैं इस समय तटस्थ हूँ। उसने यंग किंग जियांग की ओर देखा और कहा, और यह कहना कठिन है कि यह बच्चा जीवित बच पाएगा या नहीं। ठीक है, उन्होंने खाली स्थान को चीरते हुए कहा, वापस जाने का समय हो गया है। मैं ऐसे तुच्छ मामलों पर अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता। फिर वह शून्य में कदम रखा। यंग किंग जियांग ने फैंग चेन को गहराई से देखा और फिर उसके पीछे चली गई। लेकिन जब वह चली गई तो शून्य से एक पीली रोशनी निकली और प्रवेश द्वार पर लगे भ्रम के प्रतीक पर आ गिरी। पूरा भ्रम अचानक अधिक वास्तविक हो गया और उसे पहचानना कठिन हो गया। और उनके जाने के कुछ समय बाद उस क्षेत्र में कई आकृतियां प्रकट हुई जहां फैंग चेन था और वे म्यू किंग फेंग और अन्य थे। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक बुद्धि से नीचे के स्थानों की खोज की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। इससे वह थोड़ा उदास हो गया। मास्टर ने कहा कि लड़के की सांस यहाँ के पास गायब हो गई और वह ज्यादा दूर नहीं भागेगा। हम यहाँ ध्यान से खोज करते हैं और हम निश्चित रूप से उस कमीने को खोजने में सक्षम होंगे। हाँ, उसके पीछे आए कुछ लोगों ने भारी स्वर में सिर हिलाया और फिर चारों ओर खोजने लगे। अगले कुछ दिनों में लोग फैंग चेन के ऊपर उड़ते रहे, जिनमें झो युआन और यहाँ तक कि ताओ के महान गुरु भी शामिल थे। हालांकि उनमें से किसी को भी वह गुफा नहीं मिली जहां फैंग चेन था, लेकिन उसके पास से गुजरने वालों की आवृत्ति धीरे धीरे बढ़ गई। ये दायरा सिकुड़ता जा रहा है और इसे खोजना केवल समय की बात है। यूचेंग वानएक्सिंग नीलामी घर। क्या फैंग केकिंग ने किंग वुजी को मार डाला? तियानयू दिव्य संप्रदाय से भाग गया। तियानयू दिव्य संप्रदाय के 3 शीर्ष गुरुओं ने उसके लिए शिकार का आदेश जारी किया। यान कियाओलिन अपने परिपक्व और आकर्षक चेहरे पर आश्चर्य के साथ सिंहासन से उठ खड़ी हुई। अफसोस, फैंग केकिंग ने अपनी मां का बदला लेने के लिए ऐसा किया होगा, लेकिन वह अभी भी थोड़ा ज्यादा आवेगी था। लॉन्ची ने आह भरी और लौटने के बाद उसने यान कियाओलिन को फैंग चेन के बारे में सब कुछ बता दिया। दुकानदार यान, हम फैंग केकिंग को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकते, हान बिंगक्सिन ने चिंतित होकर कहा। यान कियाओलिन ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कमरे में आगे पीछे घूमने लगी। एक क्षण बाद उसने दांत पीसते हुए कहा, चलो हेडमास्टर से मिल लें। लॉन्ची और हान बिंगक्सिन दंग रह गए। लॉन्ची ने कहा, दुकानदार यान, मुझे डर है कि प्रधानाध्यापक ऐसी चीजों की परवाह नहीं करेंगे। ये तो छोड़िए कि यह तियानयू दिव्य संप्रदाय से संबंधित है। यान कियाओलिन फिर भी बाहर चली गई। मेरे पास हेडमास्टर पर कार्रवाई करने का एक तरीका है, बस मेरे पीछे आओ। सपनों का शहर। जब मेंग याओ को पता चला कि फैंग चेन ने तियानयू दिव्य संप्रदाय में किंग वुजी को मार दिया था और तियानयू दिव्य संप्रदाय द्वारा उसका शिकार किया गया था, तो वह बेहद चिंतित हुई और फैंग चेन को ढूंढना चाहती थी। लेकिन मेंग तियानहुआंग ने उसे रोक दिया। दादाजी, मैं भाई फैंग को ढूंढना चाहता हूँ, वह अब खतरे में है, मेंग याओ ने उत्सुकता से कहा। मेंग तियानहुआंग ने कहा, उसे ढूंढो। फिर क्या, साथ में भागो। अगर तुम अभी जाओगे तो तुम न केवल उसे बचाने में असफल होगे, बल्कि उसे चोट भी पहुंचाओगे, समझे? मेंग याओ स्तब्ध रह गया और धीरे धीरे शांत हो गया। लेकिन फिर उसने मेंग तियानहुआंग की ओर देखा और कहा, दादाजी, जब तक आप मदद करने को तैयार हैं, आप निश्चित रूप से उसे बचा पाएंगे। मेंग तियानहुआंग ने आह भरते हुए कहा, क्या तुम तियानयू दिव्य संप्रदाय के नियमों को भूल गए हो? दिव्य का पूर्वी क्षेत्र उनकी दुनिया है। अगर हम उन्हें भड़काएंगे तो हमारा मेंग परिवार दिव्य के पूर्वी क्षेत्र में जीवित नहीं रह पाएगा। बच्चे, मुझे क्रूर होने का दोष मत दो, मुझे पूरे मेंग परिवार पर विचार करना है। ये सुनकर मेंग याओ का चेहरा निराशा से भर गया। किसी के संरक्षण के बिना फैंग चेन निश्चित रूप से मर जाएगा। अपनी पोती को इस तरह देखकर मेंग तियानहुआंग व्यथित हो गया। उन्होंने कहा, मेंग याओ, वास्तव में केवल तुम ही उसे बचा सकते हो। मेंग याओ दंग रह गई, लेकिन जल्द ही उसे अपने दादा के शब्दों का मतलब समझ आ गया। दादाजी, क्या आप परी बुजुर्ग के अनुरोध से सहमत होना चाहते हैं? उसने कहा। मेंग तियानहुआंग ने धीरे से सिर हिलाया। आपका पहला रक्त जागरण पूर्ण 50% था और यह उपलब्धि पूरे मेंग परिवार के इतिहास में दुर्लभ है। जब तक आप परी बुजुर्ग के साथ मुख्य परिवार में लौटने और संत बनने के लिए सहमत होते हैं, तब तक वह कार्रवाई करेगी। मेंग याओ चुप था। मेंग तियानहुआंग ने आगे कहा, मेंग याओ, गुरु के घर जाना वास्तव में एक बहुत अच्छा विकल्प है। ये दिव्य पूर्व क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है,
और आप साधना के मार्ग पर और भी अधिक ऊपर जा सकते हैं। एक बात याद रखें, शक्ति ही हर चीज की जड़ है। भतीजे फैंग की तरह, हालांकि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, त्यानिल दिव्य संप्रदाय की नज़र में केवल मजबूत ही सब कुछ तय कर सकता है। मेंग्याओ के खूबसूरत चेहरे पर दृढ़ता झलक उठी और उसने सिर हिलाकर कहा, मैं समझ गई। 3 दिन बाद फैंग चेन दर्द से जागा। उसने पहले सतर्कता से चारों ओर देखा और देखा कि उसे नहीं देखा गया है, तो उसने राहत की सांस ली। उसने अपने शरीर को देखा और कड़वी मुस्कान दी। छोटे टॉवर के पास जो तलवार है वह वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन यह एक ऐसी चाल है जो दुश्मन को 1000 से चोट पहुंचाती है और खुद को 800 से चोट पहुंचाती है। सौभाग्य से मैंने इसे सहन किया। तलवार दानव शरीर की ताकत के साथ, तलवार दानव के खून से ठीक होना कोई समस्या नहीं है, और शायद ये भौतिक शरीर को एक कदम करीब ला सकता है। लेकिन अब मेरे पास धीरे धीरे ठीक होने का समय नहीं है, मुझे जल्द से जल्द ठीक होना होगा। वह महसूस कर सकता था कि कभी कभी बाहर दिव्य इंद्रियां आती रहती थीं, और ऐसा लगता था कि उसका पीछा करना बंद नहीं हुआ था, और संभवतः दूसरे पक्ष को उसकी स्थिति का पता था और उसे किसी भी समय खोजा जा सकता था। ये सोचकर फैंग चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे परिष्कृत करने के लिए तलवार दानव रक्त की 10 बूंदों का इस्तेमाल किया। अचानक उसके पूरे शरीर में एक तेज दर्द फैल गया। फैंग चेन ने चेतना के अविचल सागर तकनीक को सक्रिय किया, और उसके बाद ही वह मुश्किल से तेज दर्द का विरोध कर सका। इस तरह तलवार दानव रक्त की बूंदों के शोधन के साथ फैंग चेन का भौतिक शरीर फिर से टूट गया। वह बोन फोजिंग दायरे के 9वें स्तर पर पहुंच गया, और तब तक बढ़ता रहा जब तक वह बोन फोजिंग दायरे के 9वें स्तर के शिखर पर नहीं पहुंच गया। इस बिंदु पर तलवार दानव रक्त की 10 बूंदें पूरी तरह से परिष्कृत हो गईं, और उसकी चोटें ज्यादातर दर्द में ठीक हो गईं, लेकिन जो चोटें ठीक नहीं हुईं, उन्हें तलवार दानव रक्त और अमृत से ठीक नहीं किया जा सका। ठीक होने में समय लगेगा, या ऐसे अमृत खोजने होंगे जो लक्षणों को ठीक कर सके। अचानक बाहर शोर हुआ, भैया, यहाँ तो कुछ अजीब सा है। गुफा के बाहर से एक महिला की आवाज आई। फैंग चेन ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और अपनी आत्मा आकाश दानव आंख खोली। बाहर पहाड़ों में एक आदमी और एक औरत खोज रहे थे। उनके कपड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वे त्यानिल दिव्य संप्रदाय के शिष्य थे। फैंग चेन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ऐसा लगता है कि यह जगह सुरक्षित नहीं है। अगर तुम यहीं रहोगी तो तुम्हें खोज लिया जाएगा। तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए। यदि आप बचना चाहते हैं तो एकमात्र रास्ता दिव्य पूर्व क्षेत्र से बचना है। ऊपरी क्षेत्र में जाना असंभव है। केवल निचले क्षेत्र में भागकर ही आपके बचने की संभावना है। इस समय फैंग चेन की गुफा में ब्रह्म ताबीज को किसी ने छू लिया था। उन दोनों ने वास्तव में पता लगा लिया कि फैंग चेन कहाँ है। अच्छा भाई, यहाँ एक समस्या है, महिला शिष्या चिल्लाए। पुरुष शिष्य तेजी से दौड़कर वहां पहुंचा, और जब उसने चट्टान का हल्का कंपन देखा तो वह बहुत खुश हुआ। ये ब्रह्म के ताबीज का कंपन है। फैंग चेन अवश्य ही। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, एक आकृति ब्रह्म से बाहर निकली। वह फैंग चेन था। फैंग चेन ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया, और आत्मा दानव नेत्र खुल गया। दोनों को उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन अचानक अंदर से बाहर निकल आएगा, और उन पर अचानक आत्मा दानव नेत्र द्वारा हमला किया गया, इसलिए उन्होंने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की। फैंग चेन ने कोई दया नहीं दिखाई और तलवार से वार कर दोनों को मौके पर ही मार डाला। तुझे में दोनों व्यक्तियों को उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन इतना निर्णायक और क्रूर होगा, और उसने बिना कुछ कहे हत्या करना शुरू कर दिया। लेकिन अब उनके पास पछताने का भी मौका नहीं था, और वे केवल असहाय होकर जमीन पर गिर सकते थे। फैंग चेन ने उन दोनों की ओर ठंडी निगाह से देखा। जो लोग उसका पीछा कर रहे थे वही उसे मार डालेंगे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह कोई दया नहीं दिखाएगा। बिना किसी हिचकिचाहट के वह दक्षिण पूर्व की ओर भाग गया। यहाँ उन दोनों के अलावा और भी लोग हैं, और किसी को जल्द ही पता चल जाएगा। जैसा कि उसने कहा था, उसके जाने के ठीक आधे घंटे बाद कई लोग वहां पहुंचे। वे वास्तव में निंग तियानचेन द्वारा बुलाए गए त्यानियुगाद थे। एक नेता ने दोनों व्यक्तियों के घावों को ध्यान से देखा और तुरंत निष्कर्ष निकाला कि यह फैंग चेन ने ही किया था। उस गद्दार ने उसे मार डाला। 3 शिखर स्वामियों को सूचित करें। 3rd पीक मास्टर को आने में कुछ समय लगेगा। सबसे पहले त्यानियुगाद और अन्य शिष्यों को इकट्ठा करके उसे घेर लो और मार डालो। हमें उसे भागने नहीं देना चाहिए। अगर हम उसे पकड़ न भी पाएं तो भी कोई बात नहीं। जब 3 शीर्षस्थ स्वामी आएंगे तो गद्दार निश्चित रूप से मर जाएगा। अच्छा,
उन्होंने तुरंत निर्णय लिया और फिर काम का बंटवारा कर दिया। फैंग चेन जंगल में आगे पीछे घूमता रहा तथा पीछा करने वाले कई समूहों से बचने के लिए आत्मा दानव नेत्र का प्रयोग करता रहा। लेकिन इस समय पूरे जंगल में एक तेज भिनभिनाहट की आवाज गूंज उठी। फैंग चेन की अभिव्यक्ति गंभीर थी। ये दुश्मन की खोज के लिए खतरे की घंटी थी, जिसका मतलब था कि उसकी स्थिति का पता चल गया था। उसे इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसने अभी अभी 2 लोगों की हत्या की थी। लेकिन उसे मारना इतना आसान नहीं है। भाला फिर से उसके हाथ में आ गई और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे दर्जनों फीट दूर जमीन में गाड़ दिया। दौड़ समाप्त होने के बाद फैंग चेन ने दिशा बदल दी और दौड़ना जारी रखा। लेकिन कुछ ही देर में फैंग चेन को महसूस हुआ कि उसके पीछे कई आकृतियां खतरनाक गति से आ रही हैं। हाँ, कमीने, चलो देखते हैं तुम कहाँ भाग सकते हो। उसके कुछ मील पीछे म्यू किंगफिग अपने चेहरे पर एक क्रूर लेकिन उत्साहित भाव के साथ फैंग चेन की ओर आ रहा था। उसके पीछे इन्हें दायरे के अंतिम चरण में कई शक्तिशाली लोग हैं। तुम कमीने, क्या तुम्हें अभी भी मेरी याद है म्यू किंगफिग? तुमने मुझसे जंगल के दानव की जादुई गोली छीनने की हिम्मत की। तुम वास्तव में मौत को आमंत्रित कर रहे हो। म्यू किंगफिग दहाड़ उठा। म्यू किंगफिग, जंगल आत्मा की राक्षस गोली। फैंग चेन को तुरंत याद आ गया कि यह व्यक्ति कौन था। दूसरे पक्ष ने जो कहा उसे सुनकर वह अवाक रह गया। ये स्पष्ट रूप से उसी का जीता हुआ था, तो ये दूसरे पक्ष का कैसे हो गया? कमीने, अब तुम गिर चुके हो। तुम रुककर आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर देते? शायद अगर तुम घुटने टेककर मेरे सामने 100 बार झुको तो मैं अपने मालिक से तुम्हारी जान बख्शने के लिए कह सकूंगा। म्यू किंगफेंग चिल्लाया। फैंग चेन को तब याद आया कि म्यू किंगफेंग तीसरे शिखर का एक मुख्य शिष्य था और निंग तियानचेन का भी शिष्य था। एक ही पंथ के पक्षी एक साथ रहते हैं। गुरु और शिष्य समान रूप से बेशर्म हैं। फैंग चेन ने खुद से सोचा और साथ ही उसे म्यू किंगफेंग को मारने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। लेकिन अभी दूसरे पक्ष के साथ मरने मारने का समय नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात बच निकलना है। भागो, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कहां भागते हो। म्यू किंगफिग ने व्यंग्य करते हुए कहा, एक संकेत भेजो। हाँ, एक शिष्य ने एक जादुई हथियार निकाला जो बांस की नली में प्रवेश कर सकता था और फिर उसने उसे खींच लिया। अचानक प्रकाश की एक किरण आसमान में उठी और प्रकाश की किरण में बदल गई। ये फैंग चेन के ठिकाने के बारे में दूसरों को सूचित करने के लिए एक संकेत है। फैंग चेन ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। अगर वह इसी तरह चलता रहा तो जल्द ही लोग उसे घेर लेंगे और फिर वह मुसीबत में पड़ जाएगा। यदि वह जियानटियन क्षेत्र में होता तो ठीक था, लेकिन यदि वह मध्य या उत्तर झोयुआन क्षेत्र या यहाँ तक कि दाओदाओ क्षेत्र में आ जाता तो उसे बचने के लिए टेलीपोर्टेशन का उपयोग करना पड़ता। यद्यपि यह अस्थायी रूप से दूरी पैदा कर सकता है, लेकिन इसका बार बार उपयोग करने से प्रतिद्वंद्वी सतर्क हो जाएगा और अंतिम तुरुप का पत्ता बेकार हो जाएगा। भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन इससे पहले कि वह भागता, उसने अपने सामने 2 लोगों को आते देखा। वे दोनों ही इनेट दायरे के शक्तिशाली व्यक्ति थे। म्यू किंगफिग ने भी देखा कि कोई जवाब दे रहा है और वह तुरंत हंस पड़ा। हाँ, कमीने, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कहां भाग सकते हो। जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मौत से भी बदतर जीवन जीने का क्या मतलब है। फैंग चेन ने अपने पीछे खड़े म्यू किंगफेंग को अनदेखा कर दिया। उसने उसके हाथ में एक चमकती हुई रोशनी देखी और उसके हाथ में दानव भक्षण तलवार दिखाई दी। लेकिन जब फैंग चेन ने दानव भक्षक तलवार पकड़ी तो उसे कुछ अलग महसूस हुआ। तलवार की मंशा से भरी एक राक्षसी ऊर्जा बाहर निकली और उसकी शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई। फैंग चेन ने अपने हाथ में दानव भक्षक तलवार को देखा और पाया कि दानव भक्षक तलवार के ब्लेड पर कई रक्त लाल दरारें थीं, जैसे लावा में रेखाएं हों। क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि जियाओटा की तलवार के कारण दानव भक्षण तलवार ने तलवार दानव की जादुई ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और उत्परिवर्तित हो गई? फैंग चेन ने मन ही मन सोचा, लेकिन फिलहाल उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। तो फिर मुझे देखने दो कि तुम उत्परिवर्तित होने के बाद कितने शक्तिशाली हो। इस समय सामने वाले 2 लोग उससे केवल 10 फीट की दूरी पर थे। गद्दार, जल्दी हमला करो, शायद तुम जल्दी मर जाओ, एक व्यक्ति चिल्लाया। लेकिन फैंग चेन की गति धीमी होने के बजाय बढ़ गई और वह तेजी से आगे बढ़ गया। मृत्यु का न्यायालय। ये देखकर दोनों व्यक्ति अब और पीछे नहीं हटे और प्रत्येक ने फैंग चेन को मारने के लिए अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया। फैंग चेन की तेज जादुई तलवार तकनीक सीधे लॉन्च की गई थी। राक्षसी शैतानी ऊर्जा बाहर निकल गई।
तलवार के शब्द उसके पीछे दिखाई दिए। उसने 2 लोगों की ओर वार किया। जब दोनों पक्ष केवल 10 फीट की दूरी पर थे तो फैंग चेन की आत्मा दानव आंख खुल गई। उन दोनों को अचानक सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा अस्थिर थी और उनकी जादुई शक्तियां अस्त व्यस्त थीं। तलवार नीचे गिर गई। यह एक तेज लाल तलवार की रोशनी में बदल गई, भयंकर और खूनी। हालांकि कुछ समय के लिए दोनों असमंजस में पड़ गए, लेकिन जल्दी ही वे संभल गए। यद्यपि उसकी जादुई शक्तियां अभी भी अस्त व्यस्त थीं, फिर भी वह अपनी शक्ति का बमुश्किल 50% ही प्रयोग कर पा रहा था। उनका मानना था कि फैंग चेन केवल दूसरे स्तर पर था, और भले ही वे अपनी ताकत के 50% पर हों, वे उसका विरोध नहीं कर पाएंगे। जब तक वह फैंग चेन को रोक सकता है, वह निश्चित रूप से मर जाएगा। टकराना। लेकिन जब दोनों पक्षों की जादुई शक्तियां आपस में टकराईं, तो फैंग चेन की क्रूर तलवार टूटे हुए बांस की तरह फटी और दोनों लोगों की जादुई शक्तियों को चकनाचूर कर दिया। उन पर वार किया। आह! अचानक चीखें गूंजने लगीं। इस तलवार से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया तथा एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन वे एक पल के लिए भी फैंग चेन को रोकने में कामयाब नहीं हुए। म्यू किंग फिग, जो उसके पीछे खड़ा था, जब उसने ये दृश्य देखा तो वह बेहद बदसूरत लग रहा था। बेकार कमीना, वह इसे रोक भी नहीं सका। उसने गाली दी और फैंग चेन को और भी उदास भाव से देखा। शिकार करते रहो। मुझे विश्वास नहीं होता कि हमारा त्यानियु दिव्य संप्रदाय एक भी गद्दार को नहीं मार सकता। पटाखे जलाते रहो। सभी को इकट्ठा करो। हाँ, सभी ने एक स्वर में चिल्लाया। फैंग चेन जंगल में आगे पीछे घूमता रहा। सौभाग्य से उसने अपने चरम छाया फुटवर्क को चौथे स्तर तक विकसित कर लिया था, और उसका भौतिक शरीर भी हड्डी बनाने के शिखर तक विकसित हो गया था। जंगल की सुरक्षा के साथ वह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, और म्यू किंग फिग मुश्किल से ही उसके साथ चल पा रहा था। अरे, वह आदमी इतना तेज कैसे है? म्यू किंग फिग ने अपने दांत पीस लिए। फैंग चेन से निपटना वाकई मुश्किल था, जिससे वह थोड़ा नाराज हो गया। त्यान्यू गार्ड यहाँ हैं। संप्रदाय के गद्दार, जल्दी करो और आत्मसमर्पण करो। इस समय एक जोरदार चीख गूंजी। दर्जनों त्यान्यू गार्ड आ गए। उनकी गति म्यू किंग फैंग की तुलना में बहुत तेज है, और फैंग चेन की तुलना में भी थोड़ी तेज है। म्यू किंग फिग बहुत खुश हुआ। हाँ, त्यान्यू गार्ड यहाँ हैं। तुम कमीने, पंख होने पर भी तुम बच नहीं सकते। त्यान्यू गार्ड्स तेजी से फैंग चेन के पास पहुंचे और अपनी जादुई शक्तियों से उस पर लगातार बमबारी की। लेकिन फैंग चेन को इतनी आसानी से कैसे मारा जा सकता था? अपनी मजबूत मानसिक शक्ति और शारीरिक शरीर पर भरोसा करते हुए वह त्यान्यू गार्ड के हमलों को चकमा देते हुए जंगल में आगे बढ़ता रहा। चरम छाया चरण को चरम सीमा तक धकेल दिया गया और राक्षसी ढाल को भी बुलाया गया। लेकिन फिर भी त्यान्यू वे की ताकत अभी भी फैंग चेन की कल्पना से परे थी। कई मील तक भागने के बाद उनके हमले और भी ज्यादा समन्वित हो गए। हर हमला उस दिशा में होता जहां से फैंग चेन बच निकलता, जिससे उसके पास पीछे हटने के लिए कम से कम रास्ते बचते। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि उसने फैंग चेन की दिशा का अंदाजा लगा लिया और उसके कंधे पर वार कर दिया। सौभाग्य से फैंग चेन का शरीर काफी मजबूत था, इसलिए वह मुश्किल से इसका सामना कर पाया। लेकिन वे फैंग चेन को पकड़ने की जल्दी में नहीं थे और हमेशा उससे एक निश्चित दूरी बनाए रखते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे अभी भी फैंग चेन से कुछ हद तक सावधान थे। आखिरकार उन्हें अभी भी स्पष्ट रूप से याद था कि कैसे उसने अपनी तलवार से किंग वुजी को मार डाला था। अगर फैंग चेन क्रोधित हो गया और उनके साथ मरना चाहता है, तो ये समय की बर्बादी होगी। इसलिए उन्होंने फैंग चेन की आध्यात्मिक शक्ति को समाप्त करने के लिए घेराबंदी और हत्या की विधि का उपयोग करने की योजना बनाई। पीक मास्टर निंग तियानचेन के आने तक प्रतीक्षा करें, फिर फैंग चेन से निपटें। टकराना। घने जंगल से आग की एक किरण फूट पड़ी। हालांकि फैंग चेन बेहद सतर्क था, फिर भी वह लापरवाह था और आग की इस किरण से उसकी छाती में चोट लग गई। फैंग चेन जमीन पर भारी मात्रा में गिरा, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया और वह कई कलाबाजियां खाता हुआ नीचे गिरा। सौभाग्यवश उनका शरीर मजबूत था और उन्होंने तुरंत ही अपना शरीर स्थिर कर लिया। उसने सोचा कि उसके पीछे वाले लोग इस अवसर का लाभ उठाकर उसे पकड़ लेंगे, लेकिन उसने पाया कि दूसरा पक्ष भी धीमी गति से चल रहा था और सतर्कता से उसकी ओर देख रहा था। इससे वह थोड़ा स्तब्ध रह गया, और फिर उसे एहसास हुआ कि यह झान किंग वुजी की तलवार थी जिसने उन्हें उसके पास आने की हिम्मत नहीं दी। इससे उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई। सौभाग्य से उन्हें नहीं पता था कि ज़ियाओटा दोबारा हमला नहीं करेगा। लेकिन फिर भी अधिक से अधिक लोग वहां एकत्रित हो गए।
अंत में एक पहाड़ी की ओर भागते समय फैंग चेन ने पाया कि जिस सड़क से उसे गुजरना था उस पर दर्जनों त्यानियों गांठ घात लगाए बैठे थे और उसे पता था कि उसके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। वह दौड़ना बंद करके रुक गया। म्यू किंगफिग ने व्यंग्यपूर्वक कहा, क्या हुआ कमीने? भागते रहो, मैंने अभी तक पर्याप्त मजा नहीं लिया है। त्यानेयुवे और अन्य लोग भी रुक गए और मजाकिया अंदाज में फैंग चेन को देखने लगे। उनकी नज़र में फैंग चेन की मौत निश्चित थी। घात लगाए बैठे सैकड़ों लोगों ने भी फैंग चेन को घेर लिया और उसे ऐसे देखने लगे जैसे वह उनका शिकार हो। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटाई। फैंग चेन का चेहरा अभी भी शांत था। उसने वहां मौजूद सभी लोगों की तरफ देखा और उदासीनता से कहा, क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते? चलो। जैसे ही ये शब्द निकले पूरा स्थान शांत हो गया और किसी की भी हिलने की हिम्मत नहीं हुई। फैंग चेन की तलवार ने किंग वुजी और अन्य को काट दिया था, जिसे आज भी स्पष्ट रूप से याद किया जाता है। हालांकि तलवार कटने के बाद फैंग चेन गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन उसके पास दाव के दूसरे स्तर को मारने की क्षमता थी। हालांकि वह केवल एक तलवार ही काट सकता था, लेकिन वह तलवार निश्चित रूप से उपस्थित लोगों में से आधे लोगों को मार सकती थी। वे एक गद्दार का पीछा करने के कारण यहाँ मरना नहीं चाहते थे। चारों ओर सन्नाटा देखकर फैंग चेन ने व्यंग्यपूर्वक कहा, मेरा सिर बहुत कीमती है, क्या तुम इसे नहीं चाहते? उसने म्यू किंगफिग की ओर देखा, तुम ही हो जो यहाँ सबसे ज्यादा चिल्लाते हो, तुम ऊपर आने की हिम्मत क्यों नहीं करते? कमीने, घमंडी मत बनो। म्यू किंगफिग ने फैंग चेन को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और कहा, जब मेरे मालिक आएंगे तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। क्या आप त्यानेयु दिव्य संप्रदाय के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में नहीं जाने जाते हैं, और आप एकमात्र जनजात दूसरे स्तर से डरते नहीं हैं? फैंग चेन ने तिरस्कारपूर्वक कहा। म्यू किंगफिग का चेहरा अचानक काला पड़ गया। अन्य लोगों ने भी उसे अलग अलग नजरों से देखा, और इन लोगों की नजरों ने म्यू किंगफिग के चेहरे को और भी बदसूरत और थोड़ा शर्मिंदा बना दिया। तुम एक कमीने हो, और तुम इस लायक हो कि मैं खुद ये सब करूं। म्यू किंगफिग ने ठंडे स्वर में कहा, तुमने इतना कुछ सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि तुम्हें डर है कि मैं उस तलवार का इस्तेमाल करूंगी। मैं तुम्हें पूरे विश्वास के साथ बता सकती हूँ कि मैं उस तलवार का इस्तेमाल नहीं करूंगी। मुझे तुम्हें मारने के लिए उस तलवार का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तुम इसके लायक नहीं हो। फैंग चेन ने कहा, इसके बारे में क्या ख्याल है? फैंग चेन ने एक पल सोचा और आगे कहा, अगर आपको लगता है कि आप मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं, तो आप अपने जैसे ही क्षेत्र के 2 और लोगों को ढूंढ सकते हैं। मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। इससे बेहतर कुछ नहीं है। उसने दानव भक्षण तलवार को एक तरफ रख दिया और कहा, मैं तुमसे लड़ने के लिए दाओवन का उपयोग नहीं करूंगा। वह पहले एक तलवार से 7वें स्तर पर मौजूद युवानवेन को मार सकता था। अब उसकी ताकत एक उच्च स्तर पर पहुंच गई है और उसका भौतिक शरीर चरम पर पहुंच गया है। उसे म्यू किंगफेंग से क्यों डरना चाहिए, जो 8वें स्तर पर था? म्यू किंगफेंग का चेहरा अचानक काला पड़ गया। फैंग चेन के शब्द और कार्य उसके लिए बहुत अपमानजनक थे। मुझे दूसरों की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें अकेले ही मार सकता हूँ। वह भीड़ से बाहर आया और फैंग चेन को ठंडी निगाहों से देखने लगा। उसी समय जयानटियन क्षेत्र के 8वें स्तर की आभा फूट पड़ी, महान दाव की शक्ति फूट पड़ी और 2 दाओवन प्रकट हुए। एक शब्द चाकू के लिए और एक शब्द हवा के लिए। जयानटियन क्षेत्र ने 2 दाओवन को जागृत किया, जो पहले से ही शेंडोंग क्षेत्र में बहुत शीर्ष पर था। आप जानते हैं, अधिकांश लोग अपने जीवनकाल में एक भी दाओवन को जागृत नहीं कर सकते। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति क्या होता है। उन्होंने गर्व से कहा। बड़े भाई, किसी ने चिंतित होकर कहा। उन्हें डर था कि फैंग चेन हताश होकर उस तलवार का फिर से उपयोग करेगा और म्यू किंगफिग निश्चित रूप से मर जाएगा। आप किस बात से भयभीत हैं? म्यू किंगफिग ने कहा, त्यानेयु गार्ड्स के यहाँ होने के कारण क्या वह वास्तव में उसे मार सकता है? इसके अलावा वह अपनी वर्तमान स्थिति में उस तलवार का उपयोग कैसे कर सकता है? ये देखकर कि म्यू किंगफिग दृढ़ निश्चयी था, उस आदमी ने और कुछ नहीं कहा। फैंग चेन शांत दिख रहा था और उसके चारों ओर की राक्षसी ऊर्जा तरंगित होकर आसपास के वातावरण में फैल गई। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि इस बार फैंग चेन द्वारा उत्सर्जित राक्षसी ऊर्जा लाल नहीं बल्कि बैंगनी थी। लिन जुयान भी पास में ही था और खबर सुनते ही तुरंत वहां पहुंचा। जब उसने देखा कि फैंग चेन को घेर लिया गया है, तो वह फिर से चिंतित हो गई। ये साला इतने दिनों से भाग रहा है, इतनी दूर कैसे भाग सकता है?
उसने दांत पीसते हुए कहा, बहुत निराश महसूस कर रही थी। ये पहली बार था जब एल्डकुन ने युवती को इस तरह का भाव दिखाते देखा। वह कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, जब उसने पहले तलवार से वार किया था तो वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। यह अच्छा है कि वह इतनी जल्दी ठीक हो गया। अगर कोई और होता तो वह कम से कम 1 या 2 साल तक बिस्तर से बाहर नहीं निकल पाता। लिन जुयान अभी भी चिंतित था, लेकिन वह केवल ज़ियानटियन क्षेत्र के दूसरे स्तर पर है। म्यू किंगफिग ज़ियानटियन क्षेत्र के 8वें स्तर पर है। उसे हराने के लिए वह क्या कर सकता है? बड़े कुन ने आह भरते हुए कहा, अगर वह दोबारा तलवार नहीं निकाल पाया तो मुझे डर है। दोनों पक्षों के बीच का अंतर 6 छोटे क्षेत्रों जितना है। हालांकि फैंग चेन आकाश के खिलाफ है, लेकिन क्षेत्र में अंतर है। इसकी पूर्ति प्रतिभा से नहीं की जा सकती। इसी समय फैंग चेन और म्यू किंगफेंग के बीच लड़ाई छिड़ गई। मैंने देखा कि म्यू किंगफेंग तलवार की हवाओं से घिरा हुआ था और उसकी आकृति चमकती हुई हवा को उड़ाती हुई फैंग चेन के पास आ रही थी। जैसे ही वह पास आया, उसने कई तलवारों से वार किया। अनगिनत तलवारें उसके पीछे पीछे चल रही थीं, जो चारों तरफ से फैंग चेन पर वार कर रही थी। फैंग चेन शांत दिख रहा था और उसने दुश्मन का सामना करने के लिए दानव भक्षण तलवार से वार किया। तेज जादुई तलवार फूट पड़ी। दोनों पक्ष तुरंत एक दूसरे से टकरा गए। टकराना, धमाका। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को छुआ, दोनों पक्षों के बीच 400 से अधिक चालों तक लड़ाई हुई और कोई भी विजेता नहीं निकला। लेकिन सभी ने देखा कि फैंग चेन की चाल म्यू किंगफेंग की तुलना में थोड़ी कमजोर थी। युद्ध के कुछ समय बाद ही वह निचली दुनिया में पहुंच गया। वह केवल जादुई ऊर्जा का उपयोग करके म्यू किंगफेंग पर हमला कर सकता था, लेकिन ये जादुई ऊर्जा उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकती थी? मैंने सोचा था कि तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन अब पता चला कि तुम बिल्कुल ऐसी ही हो। ये देखकर कि उसका पलड़ा भारी है, म्यू किंगफेंग को फिर से गर्व महसूस हुआ। फैंग चेन शांत दिखे और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वह लगातार बैंगनी जादुई ऊर्जा छोड़ता रहा और म्यू किंगफेंग पर हमला करता रहा। यद्यपि इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ, फिर भी उसे इसमें आनंद आया। वह क्या कर रहा है? यह उसकी पूरी ताकत नहीं है। लिन जुयान थोड़ा चिंतित दिख रहा था। भले ही फैंग चेन म्यू किंगफेंग का प्रतिद्वंद्वी न हो, फिर भी वह इतना कमजोर नहीं होगा। कुन लाओ ने आह भरी और महसूस किया कि फैंग चेन की ताकत केवल इतनी ही हो सकती है, और वह पीछे नहीं हट रहा था। टकराना। अचानक म्यू किंगफेंग, जो लगातार हमला कर रहा था, ने अचानक अपनी चाल बदल दी। आसपास की हवा अचानक बढ़ गई और एक विशाल पवन ब्लेड में बदल गई, जो फैंग चेन की ओर बढ़ रही थी। ये कदम बहुत ही अचानक उठाया गया, लगभग पलक झपकते ही, और वहां उपस्थित कई लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फैंग चेन भी हैरान था और उसने उम्मीद नहीं की थी कि म्यू किंगफेंग अचानक अपनी चाल बदल देगा। उसने प्रतिरोध करने के लिए तुरंत दानव शील्ड को बुलाया। टकराना। क्योंकि यह बहुत अचानक हुआ था, भले ही उसने दानव शील्ड को बुलाया, तब भी बहुत देर हो चुकी थी। फैंग चेन को तलवार से कई फीट दूर से वार किया गया और उसके मुंह से खून निकला। हाँ, अभी तुम्हारा अहंकार कहाँ था? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम 3 लोगों को चुनौती देना चाहते हो? तुम तो मुझे हरा भी नहीं सकते। तुम सच में नहीं जानते कि कैसे जीना है और कैसे मरना है। म्यू किंगफेंग ने मजाक उड़ाया। ये सही है, ये सचमुच बहुत हास्यास्पद है। मैंने सचमुच सोचा था कि थोड़ी प्रतिभा ही काफी होगी, लेकिन सीनियर भाई म्यू के सामने तुम बेकार हो। आसपास के सभी लोग ये देखकर उस पर हंसने लगे, और म्यू किंगफेंग फैंग चेन को सांस लेने का मौका नहीं देना चाहता था। ठीक है, तुम्हें नरक भेजने का समय आ गया है। याद रखना, किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज मत करना जिसे तुम अपने अगले जीवन में नाराज करने की हिम्मत न कर सको। मैंने उसे एक बड़ा कदम उठाते देखा। चारों तरफ हवा चल रही थी। उसके पीछे फैंग और दाओ शब्द चमक उठे और एवेन्यू की बिजली फट गई। भाड़ में जाओ। वह क्रोध से दहाड़ा और अपनी तलवार से वार किया। जब ये चाकू गिरा तो ये तुरंत अनगिनत बवंडर में बदल गया, जैसे हवा का चाकू कह रहा हो। फैंग चेन की ओर दौड़ा। ये वरिष्ठ भाई म्यू की तलवार तूफान तकनीक है। ये 6ठे स्तर की हुआनपिन तकनीक है। आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं और संप्रदाय में केवल मुट्ठी भर लोग ही हैं जो इसका अभ्यास कर सकते हैं। किसी ने इस जादुई शक्ति को पहचान लिया। वह कमीना मर चुका है। लेकिन फैंग चेन वहीं खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था कि वह अभी हुए हमले से उबर नहीं पाया है। अच्छा ऐसा है। अचानक उसे कुछ समझ में आया और उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए।
मैंने देखा कि दानव भक्षी तलवार पर मौजूद राक्षसी ऊर्जा अचानक गैस से तरल में बदल गई। तरल पदार्थ बैंगनी रंग का दिखाई दिया और ब्लेड से चिपक गया। शक्तिशाली पवन चाकू बवंडर को देखकर फैंगचेन ने अपने मुंह के कोने को थोड़ा ऊपर उठाया। मजा अभी शुरू हुआ है। मैंने देखा कि उसके पूरे शरीर पर आभा फूट पड़ी। बैंगनी ऊर्जा ऊपर उठ रही है। ये सिर्फ शैतानी ऊर्जा नहीं है, ये और भी ज्यादा जहरीली है, एक ऐसा जहर जिसका इलाज लगभग असंभव है। फैंगचेन गुस्से से दहाड़ा और अपने शरीर की सारी ताकत इकट्ठी की। एक तलवार से इसे काट डालो। बैंगनी तरल तलवार के ब्लेड में बदल जाता है। पवन चाकू तूफान की ओर भागो। लेकिन जिस क्षण दोनों पक्ष टकराए, बैंगनी तरल द्वारा परिवर्तित तलवार का ब्लेड सीधे बवंडर में शामिल था और यह उस पर कोई प्रभाव डालने में असमर्थ था। मैं जाऊंगा, ये कैसी जादुई शक्ति है, यह मुझे हंसा हंसा कर लोटपोट कर देती है। मैं इसका विरोध भी नहीं कर सकता। अफसोस, क्षेत्र में अंतर एक खाई की तरह है, इसे पार नहीं किया जा सकता है। चारों ओर हर कोई उपहास से भरा हुआ था। हाँ हाँ, म्यू किंगफिग भी बेतहाशा हंसे। कमीने, तुम ये भी नहीं जानते कि तुम क्या हो, तुम मेरे साथ तुलना के योग्य हो। हाँ, फैंगचेन ने इस दृश्य को शांति से देखा। उसके मुंह के कोने अभी भी ऊपर उठे हुए थे। इस समय म्यू किंगफिग का बवंडर अचानक रुक गया और अपनी जगह पर स्थिर हो गया। तभी एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने उन्हें चौंका दिया। मैंने देखा कि ईझान, जो हवा में फंस गया था, बैंगनी धुआं छोड़ रहा था। ये लगातार हवा के चाकू को नष्ट कर रहा है। कुछ ही क्षणों में पवन चाकू बवंडर 90% तक नष्ट हो गया। शेष 10% फैंगचेन पर गिर गया, जैसे हवा का झोंका बह रहा हो। ये कैसी जादुई शक्ति है। म्यू किंगफिग की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। ये पहली बार था जब उसने ऐसी अजीब हरकत देखी थी। फैंगचेन ने उसे घूरते हुए शांति से कहा, मजा अभी शुरू हुआ है। वो शुरू से अंत तक कभी भी गंभीरता से नहीं लड़ा, बल्कि अपने दूसरे तुरुप के पत्ते, जहरीली राक्षसी ऊर्जा का परीक्षण कर रहा था। अभी अभी हुई लड़ाई के बाद वह मोटे तौर पर जानता था कि इसका उपयोग कैसे करना है। उसके सामने मौजूद म्यू किंगफिग उसके लिए अपनी चालें आजमाने के लिए बिल्कुल सही था। मैंने फैंगचेन को अपने छाया पैर का उपयोग करते हुए देखा। जल्दी से म्यू किंगफिग के पास जाओ। तरल तलवार की तरह दानव भक्षण करने वाले दानव को सीधे काट दिया गया। म्यू किंगफिग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, लेकिन उसने अभी भी अपना अहंकार बनाए रखा। तुम झांसा दे रहे हो, देखो मैं तुम्हें मौके पर ही कैसे मार डालता हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह चाकू पकड़कर आगे बढ़ने से नहीं डरा। टकराना, दोनों पक्ष फिर भिड़ गए, लेकिन इस बार परिणाम ने वहां उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। फैंगचेन की लड़ने की शक्ति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। बस पहली टक्कर में ही म्यू किंगफिग उड़ गया, और जब उसके हाथ में मौजूद दानव भक्षी तलवार को काटा जाएगा तो ब्लेड पर मौजूद तरल पदार्थ बाहर निकलेगा, म्यू किंगफिग के शरीर पर छलकेगा। बस एक छोटी सी बूंद ने सीधे म्यू किंगफिग के कपड़ों को नष्ट कर दिया और फिर धीरे धीरे फैल गई। लानत है कमीने पर, लेकिन भले ही वह वही था, म्यू किंगफिग अभी भी बेहद अपमानित महसूस कर रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं जियानटियन क्षेत्र के 8वें स्तर पर हूँ और मैं तुम्हें नहीं मार सकता, तुम दूसरे स्तर के कमीने हो। वह दहाड़ उठा, पूरे शरीर में आभा फूट पड़ी। हवा तेज है, अनगिनत हवा के चाकू सभी दिशाओं से फैंगचेन पर हमला कर रहे हैं। ये बेकार है, फैंगचेन ने ठंडे स्वर में कहा। मैंने देखा कि उसकी राक्षसी आभा आसमान में उड़ रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका शरीर लाल रेखाओं से भरा था और वह सीधे तलवार राक्षस में परिवर्तित हो गया था। फैंगचेन को बदलने के लिए तलवार दानव में प्रवेश करना और भी भयानक था। राक्षसी ऊर्जा के विस्फोट ने अकेले ही उसके चारों ओर सभी पवन चाकू बिखेर दिए, जिससे उसके करीब जाना असंभव हो गया। ये कैसे हो सकता है? म्यू किंगफिग की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव उभर आए। तुम, एक कमीने, इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? वह दहाड़ा। शुरुआत में युवानवेन ने भी सोचा था कि वह मुझे 7वें स्तर पर मार सकता है, लेकिन वह मेरी तलवार से मारा गया। फैंगचेन ने म्यू किंगफिग को ठंडे भाव से देखा। तुम वही हो। उसने अपने हाथ में राक्षस भक्षी तलवार उठाए और उसे काट डाला। तलवार का वार एक भयंकर बैंगनी वार में बदल गया और आगे बढ़ गया। म्यू किंगफिग को पूरी तरह से नुकसान में नहीं कहा जा सकता है। दोनों पक्षों को समान रूप से मेल खाने वाला कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। उसे लगा कि उसे फैंगचेन को बुरी तरह से हराना चाहिए। कमीने,
तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया, तुम्हें मरना होगा। म्यू किंगफिग गुस्से से दहाड़ा, अब और सहन करने में असमर्थ, और उसने सबसे शक्तिशाली प्रहार से फैंग चेन को मारने की योजना बनाई। वह गुस्से से दहाड़ा और उसकी आकृति एक झटके में आसपास की हवा में विलीन हो गई। अचानक आसमान और धरती का रंग बदल गया और तेज हवाएं चलने लगीं। अनगिनत हवा के चाकों ने आसपास के इलाके को ढक लिया, जिससे फैंग चेन छिप नहीं सका। ये वरिष्ठ भाई म्यू का प्रसिद्ध स्टंट है, टोंग फेक जुए। हे भगवान, ये 7वें स्तर का हुआन ग्रेड मार्शल आर्ट है। तियानियू दिव्य संप्रदाय में ये सबसे शीर्ष मार्शल आर्ट भी है। इस बार फैंग चेन निश्चित रूप से मर जाएगा। उसके आसपास के लोग आश्चर्यचकित हो गए और उन सभी को लगा कि इस बार फैंग चेन निश्चित रूप से मर जाएगा। लिन जुयान का दिल, जो अभी अभी नीचे गिरा था, फिर से ऊपर उठ गया। भले ही वह हमला करने वाली थी, उसे इससे बचना होगा। फैंग चेन का तो कहना ही क्या, जो केवल दूसरे स्तर पर था। फैंग चेन ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। जंगली हवा में तलवार की मंशा बढ़ रही थी, मानो वह शून्य को काट सकती हो। ये वास्तव में डरावना था, खास तौर पर म्यू किंगफिग और जंगली हवा एक थे। अगर वह अपना मूल शरीर नहीं पा सका, तो वह केवल मौत के मुंह में समा जाएगा। आती हुई प्रचंड हवा को देखते हुए फैंग चेन की अभिव्यक्ति विशेष रूप से शांत लग रही थी। मैंने देखा कि एक छाया धीरे धीरे उसके पीछे आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह छाया इस दुनिया में नहीं, बल्कि विशाल ब्रह्मांड में मौजूद है, जो सभी जीवित चीजों को देख रही है। वह क्या है? सभी लोग भ्रम में फैंग चेन के पीछे की छाया को देखने लगे। छाया स्पष्टतः बहुत धुंधली थी, लेकिन इससे उन्हें दमन का गहरा एहसास हुआ। ये संभवतः फैंग चेन का सबसे शक्तिशाली हमला है, किसी ने कहा, और इस कथन को सभी ने स्वीकार भी किया। हाँ हाँ हाँ, म्यू किंगफिग की जंगली हंसी अचानक गूंजी। क्या तुम अभी भी मौत से संघर्ष करना चाहते हो? क्या होगा अगर यह सबसे शक्तिशाली हमला हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे काट सकते हो? इस चाल की सबसे मजबूत बात यह है कि यह अदृश्य और अदृश्य है, और इसका असली शरीर नहीं पाया जा सकता है। चाहे आप कैसे भी हमला करें, अंत में मरने का एक ही रास्ता है। वास्तव में फैंग चेन उदासीन दिख रहा था। यदि यह कोई और होता तो शायद कोई रास्ता नहीं होता। हालांकि फैंग चेन के पास आत्मा आकाश दानव आंख है। ज़ियानटियन क्षेत्र में कोई भी जादुई कौशल उसकी नजरों से बच नहीं सकता। उसने उसे आत्मा आकाश दानव नेत्र खोलते और आसपास के वातावरण का निरीक्षण करते देखा। निश्चित रूप से उसने जल्द ही म्यू किंगफिग को पकड़ लिया, जो हवा में छिपा हुआ था। जब फैंग चेन ने उसकी ओर देखा तो म्यू किंगफिग का दिल कांप उठा। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। असंभव, ये संयोग ही होगा। वह मुझे नहीं देख सकता। असंभव। फैंग चेन को ऐसा लगा कि वह जो सोच रहा था उसे समझ गया, और उसने हल्के से कहा, कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने तलवार से वार कर दिया। ये तलवार बहुत धीमी और हल्की थी, लेकिन सभी की नजरों में जिस क्षण ये तलवार काटी गई, वह प्रेत जो सभी जीवित चीजों को देखता था, उसे भी तलवार से काट दिया गया। आधी आसुरी ऊर्जा उमड़ रही थी और आधी दिव्य रोशनी उमड़ रही थी, मानो वह पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में विभाजित कर देगी। इसका एक आधा भाग दैवीय क्षेत्र था और दूसरा आधा भाग राक्षसी क्षेत्र था। ये फैंग चेन का था, भगवान और दानव स्लैश टकराना। ये तलवार म्यू किंगफिग की ओर वार करती है, और उसके चारों ओर प्रचंड हवा और तलवार की मंशा को बिल्कुल भी रोका नहीं जा सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? म्यू किंगफिग का चेहरा एकदम बदल गया, क्योंकि यह हमला स्पष्ट रूप से उसके शरीर पर लक्षित था। वह बचना चाहता था, लेकिन ये देखकर भयभीत हो गया कि यह हमला उस पर हो चुका है और बचने का कोई रास्ता नहीं है। नहीं, इस समय वो डर गया था, लेकिन डर से परिणाम निर्धारित नहीं किया जा सकता। टकराना। भगवान और दानव स्लैश ने म्यू किंगफिग को सटीक रूप से काट दिया। हालांकि म्यू किंगफिग के चारों ओर एक हरे रंग की रोशनी चमक उठी, जो भगवान और दानव स्लैश का विरोध करने के लिए एक बाधा में बदल गई। धमाका। लेकिन बाधा केवल कुछ देर के लिए ही रही, उसके बाद उसे काट दिया गया। आह! म्यू किंगफिग चीखा, हवा से उछला और जमीन पर भारी रूप से गिरा, जिससे कई बड़े गड्ढे हो गए। उसने कई बार खून थूका, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई, बल्कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ऐसा लगता है कि जेड बैरियर ने उसकी 80% शक्ति को अवरुद्ध कर दिया, जिससे उसकी जान बच गई। आसपास के लोग इस दृश्य को अविश्वास से देख रहे थे, तथा अधिकतर लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये कैसे संभव है? ये गद्दार वरिष्ठ भाई म्यू का स्थान कैसे पा सकता है? वरिष्ठ भाई म्यू हार गए।
असंभव। वरिष्ठ भाई म्यू ज्यानटियन क्षेत्र के 8वें स्तर पर हैं। वह मात्र दूसरे स्तर से कैसे हार सकते हैं? सभी लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या देखा। उसने वास्तव में म्यू किंगफिग को हरा दिया। लिन जुयान ने अपने चेहरी होठों को ढक लिया। उसकी ठंडी आंखें सदमे से भरी थीं। फैंग चेन को भीड़ के हैरान चेहरे की परवाह नहीं थी। उसने आश्चर्य से म्यू किंगफिग को देखा और कहा, वह अभी भी जीवित है। लेकिन वह म्यू किंगफिग को सांस लेने का कोई मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए वह सीधे उसके सामने आ गया। युवा मास्टर बोल्ड। अन्य लोगों ने ये देखा और म्यू किंगफिग को बचाना चाहते थे। देखते हैं कौन उसे बचाने की हिम्मत करता है। लेकिन जब फैंग चेन की लाल आंखें चारों ओर घूमी तो किसी की भी हिलने की हिम्मत नहीं हुई। फैंग चेन की नज़र ने उन्हें उस तलवार की याद दिला दी जिससे किंग वुजी को मारा गया था। ये दृश्य देखकर लिन जुयान की अभिव्यक्ति और अधिक जटिल हो गई। यद्यपि वह ज्यानटियन क्षेत्र के केवल दूसरे स्तर पर था, उसने ज्यानटियन क्षेत्र और झोयुआन क्षेत्र के लोगों को कोई भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं करने दी। इस दुनिया में ऐसा दृश्य और कौन कर सकता है? फैंग चेन की नज़र फिर से म्यू किंगफिग पर पड़ी और उसने अपने हाथ में राक्षस तलवार उठा ली। इस समय म्यू किंगफिग वास्तव में डर गया था। वह यहाँ मरना नहीं चाहता था। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो मेरा मालिक मुझसे जरूर बदला लेगा। वह डर के मारे दहाड़ने लगा, इसे एक धमकी के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। आपके गुरु, 3 शिखर गुरु, फैंग चेन ने कहा, ये सही है। मेरे मालिक तुम्हें उतनी ही आसानी से मार सकते हैं जितनी आसानी से एक मुर्गे को मारा जा सकता है। म्यू किंगफिग ने गर्व से कहा, ये सोचकर कि उसने फैंग चेन को डरा दिया है। लेकिन फैंग चेन की अभिव्यक्ति शुरू से अंत तक बहुत शांत थी। चिंता मत करो, एक दिन मैं उसे तुम्हें लेने के लिए नीचे जाने के लिए कहूंगा। ये सुनकर म्यू किंगफिग पहले तो दंग रह गया और फिर उसका चेहरा भय से भर गया। फैंग चेन के शब्द निस्संदेह उसके लिए मौत की सजा थे और फैंग चेन ने बकवास करना बंद कर दिया और उसके हाथ में राक्षस तलवार गिर गई। कमीने, तुम्हारी हिम्मत। इस समय अचानक एक ठंडी आवाज सुनाई दी। फैंग चेन को अचानक अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई और खतरा करीब आ रहा था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हमला छोड़ दिया और प्रतिरोध करने के लिए दानव ढाल को बुलाया। लेकिन अगर वह जल्दी से प्रतिक्रिया करता तो भी एक उंगली की रोशनी फिर भी दानव ढाल को तोड़ देती। उसे मारो, टकराना। वह एक क्षण में सैकड़ों फीट ऊपर उड़ा और एक छोटे से पहाड़ को जोर से तोड़ दिया। यदि उसका शरीर हड्डियों के निर्माण के चरम पर न पहुंचा होता तो निस्संदेह उसकी मृत्यु हो जाती। प्रतिद्वंद्वी म्यू किंगफिग को चोट पहुंचाने से डरता था, इसलिए उसने उसे नहीं मारा, लेकिन फिर भी ये फैंग चेन को पीड़ा देने के लिए पर्याप्त था। वह खंडहर से भाग निकला और जब उसने हमला करने वाले व्यक्ति को देखा तो उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ये निंग तियानचेन था। मालिक, निंग तियानचेन को आते देख म्यू किंगफिग बहुत खुश हुए। उसने फैंग चेन को घूर कर देखा। कमीने, मेरा मालिक यहाँ है, आज तुम्हारी मौत का दिन है। निंग तियानचेन ने फैंग चेन को ठंडे अंदाज में घूरते हुए कहा, तुमने अपने साथी शिष्यों को इस तरह मारने की हिम्मत की, तुम मौत के लायक हो। बेशक, चाहे वह त्यानयांगजी हो, कमीना हो या तुम, छोटे कमीने, वे सभी कुतिया हैं। ये सुनकर फैंग चेन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने सोचा कि जब से वह सामने आया है तब से दूसरी पार्टी उसे कैसे निशाना बना रही है। वह समझ, क्या तुम्हें मेरे स्वामी से कोई दुश्मनी है? उसने पूछा। निंग तियानचेन ने व्यंग्यपूर्वक कहा, वह एक मरा हुआ आदमी है, वह मुझसे कैसे दुश्मनी रख सकता है? फैंग चेन को यकीन था। उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जब मेरा मालिक जीवित था तब तुमने पादने की भी हिम्मत नहीं की और तुमने मेरे मालिक के मरने के बाद ही ऐसा करने की हिम्मत की। अंतिम विश्लेषण में तुम एक ऐसे आदमी हो जो कमजोरों को धमकाता है और ताकतवरों से डरता है। तुम मौत की तलाश में हो। इस टिप्पणी से निंग तियानचेन पूरी तरह से क्रोधित हो गया। उसने अपना हाथ उठाया और यही फैंग चेन को मारने वाला था। फैंग चेन का चेहरा थोड़ा बदल गया और वह बिना किसी हिचकिचाहट की टेलीपोर्टेशन का उपयोग करना चाहता था। लेकिन उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसे तत्काल भाला के अस्तित्व का एहसास ही नहीं हुआ। निंग तियानचेन ने इस पर व्यंग्य किया, आपने एक बार अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन का उपयोग किया था, क्या आपको लगता है कि मैं आपको दूसरा मौका दूंगा? आपको क्या लगता है कि मैं क्यों नहीं आया? बेशक, मुझे अपने आसपास की सारी जगह को बंद करना होगा। इस बार तो तुम अवश्य मरोगे। हाँ हाँ हाँ, म्यू किंगफिग जोर से हंसा। कमीने, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैंने तुमसे इसलिए लड़ाई की क्योंकि तुमने मुझे परेशान किया था?
वह सिर्फ तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने के लिए था। मैं देखूंगा कि इस बार तुम कहाँ भाग सकते हो। फैंग चेन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और वह कड़वाहट से मुस्कुराया। मुझे लगा कि मैं काफी सतर्क था, लेकिन फिर भी मैंने इन शक्तिशाली लोगों को कम करके आंका। मैं उनके सामने दूसरी बार जो तरकीबें अपना चुका हूँ, उन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन उन्होंने ये भी समझा कि जिस दूरी से वे भागे थे, वह अभी भी प्रश्न पूछने के क्षेत्र में महान गुरुओं की आध्यात्मिक चेतना की सीमा के भीतर थी। यदि वह टेलीपोर्ट भी हो जाता, तो भी उसे पकड़ लिया जाना केवल समय की बात होती। ऐसा लगता है कि आज मेरा प्रलय का दिन है। फैंग चेन ने हल्की सी आह भरी, लेकिन उसे मौत का डर नहीं था। बस इतना था कि वह अपने मालिक की पत्नी को बचाने में असफल रहा, इसलिए उसे समझ नहीं आया कि अपने मालिक को कैसे समझाए। वह सिर्फ यही प्रार्थना कर सकता था कि उसके मालिक की पत्नी ठीक हो। ठीक है, निंग तियानचेन ने फैंग चेन को ठंडे भाव से देखा। तुम्हें विदा करने का समय आ गया है। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और इशारा करने ही वाला था। ये फैंग चेन ने व्यंग्यात्मक लहजे में निंग तियानचेन की ओर देखा। निंग तियानचेन, मुझे मारने की कीमत चुकानी पड़ेगी, फैंग चेन ने ठंडे स्वर में कहा। क्या तुम अभी भी मौत तक संघर्ष करना चाहते हो? निंग तियानचेन ने व्यंग्य किया। फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया। बेशक मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक दर्दनाक कीमत चुकाने के लिए मजबूर करूंगा, जैसे कि उसे मारना। उसने अपना हाथ बढ़ाया और निंग तियानचेन के पास म्यू किंगफेंग की ओर इशारा किया। हर कोई दंग रह गया। निंग तियानचेन बेतहाशा हंसा, उसका चेहरा घृणा से भरा हुआ था। क्या आपको लगता है कि आप अभी भी मेरे शिष्य की जान मुझसे ले सकते हैं? हाँ, कमीने, क्या तुम पागल हो? तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे साथ दफन हो जाऊं? सपने देखो। म्यू किंगफिग ने फैंग चेन को व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखा। क्या होगा यदि तुम मुझे हरा दोगे? यह मुझे अपमानित करने के समान ही है। तुम फिर भी मर जाओगे। सच में, क्या होगा अगर मैं उसे तुम्हारे सामने मार दूं? फैंग चेन का मुंह अचानक ऊपर उठा। उसने निंग तियानचेन को देखा। निंग तियानचेन ने व्यंग्यपूर्वक कहा, यदि आप उसे मेरे सामने मार सकते हैं, तो मेरा उपनाम निंग नहीं है। हर कोई फैंग चेन को अलग अलग भावों से देख रहा था, सोच रहा था कि वह पागल है। ताओवाद के क्षेत्र में शीर्ष स्तर के महान व्यक्ति के सामने हत्या करना कठिन है, भले ही आप ताओवाद के क्षेत्र में ही क्यों न हो। फैंग चेन की तो बात ही छोड़िए, जो केवल दूसरे स्तर पर है। या फिर वह तलवार का इस्तेमाल करने जा रहा है, लेकिन वह तलवार भी ताओवाद के क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में केवल महान व्यक्ति को ही मार सकती है, और यह शिखर क्षेत्र में निंग तियानचेन का सामना करने के लिए अभी भी पर्याप्त नहीं है। ठीक है, फैंग चेन ने अपना हाथ नीचे रखा और म्यू किंगफिग को देखा। मैंने उसकी आंखों में लाली देखी और कहा, अब तुम मर सकते हो।